Hello and welcome folks. Welcome back to my channel. So today हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अब मतलब कुछ दिन पुराना हो चुका है। इस पे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये नया नहीं है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी बात किया जाना इस पे ज़रूरी है। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। ये दरअसल है वो जो दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग और उसके बाद उनके बेसमेंट में मिले बर्नड आउट करेंसीज से रिलेटेड जो केस हुआ, और उसके बाद फिर उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र, और उसके बाद फिर इन हाउस एक जुडिशियल कमीशन बना देना, जो इंस्पेक्शन कमीशन सॉरी, जो जांच करेगी। तो उसके बाद एक आउटक्राई होना इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक डंपस्टर के तौर पे ना यूज किया जाए, जहां किसी भी तरह के लोगों को डाल दिया जाए। ऐसा सेम आउटक्राई पहले भी हो चुका है, जब दिल्ली के एक स्टेडियम में एक आईएएस दाम्पत्य जब अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वहाँ से मतलब लगभग पूरे स्टेडियम को खाली करा लेती है, और उसके बाद जब इस बारे में भी पब्लिक आउटक्राई होती है, पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, तो उनका ट्रांसफ़र कर उन्हें कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और फिर उनका ट्रांसफ़र अरुणाचल कर दिया जाता है। तो और उसके कुछ दिन बाद वो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, शायद पत्नी ले लेती है या फिर पति, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर ऐसा ही कुछ केस था। तो उस वक्त भी अरुणाचल की तरफ से ये एक आउटक्राई आया था कि अरुणाचल प्रदेश को एक डंपस्टर के तौर पे यूज ना किया जाए। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, और किसी भी तरह के लोगों को यहाँ डाल देना एक तरह से ये दिखाना होता है कि यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंसल्टिंग हुआ कि लाइक बूढ़े लोगों को उठा के कहीं डाल देना, तो ये क्या मायने रखता है। ये हम समझदार लोग हैं, इस पे ज़्यादा इलस्ट्रेट करने की आवश्यकता है नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है लोगों को, और ऐसा सब लगना भी लाज़मी है कि चीज़ें लाइक फ़ाउल प्ले हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाद में ये एडवोकेट के सॉरी जस्टिस यशवंत की तरफ से तो ज़ाहिर-सी बात है, ये कहा जाएगा कि ये सारी झूठी के चीज़ें हैं, कॉन्स्पिरेसी है, फँसाया जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। परंतु ये नहीं है, ये हम सब जानते हैं, इट्स एन ओपन ब्लडी सीक्रेट कि ये नहीं है। ही इज़ करप्ट। आई एम नॉट पासिंग वर्डिक्ट, इट्स फैक्ट, ही इज़ करप्ट। उसने घूस लिया है। एक जस्टिस है थी, शायद हरियाणा या पंजाब हाई कोर्ट की, तो वो चंडीगढ़ में ही रह रही थी, कुलवंत या कुलदीप ऐसे कुछ यादव करके नाम था उसका। तो उसका भी वर्डिक्ट आया है, अभी तो आया नहीं है, पर वो केस अभी फिर से ताज़ा हो गया है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि उसने एक प्रॉपर्टी रिलेटेड केस में जस्टिस देने के लिए शायद 10 या 15 लाख रुपए कैश मंगाए थे। और चूँकि दो स्टेट्स के हाई कोर्ट एक ही में हैं, जैसा कि आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा का सेम हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, तो दो जस्टिस के घर अगल बगल में ही थे। तो वो कुलवंत कौर के यहाँ चला गया था यादव जी के यहाँ जाने के बजाय। वो यादव जी महिला हैं दरअसल, तो महिला जज, दोनों ही महिला जजें थीं, और इनके यहाँ जाने के बजाय वो उनके गेट में चला गया था। तो उन्होंने बाकायदा पुलिस को बुलाया, और फिर केस हुई, और ये जो जज थी, जो कल्प्रिट हैं, जो रिश्वतखोर घूसखोर थी, घोटालेबाज थी, उनका उन्होंने शायद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया या कुछ, पर वो अभी जस्टिस नहीं है शायद, जज नहीं है शायद। तो उन महानुभाव का भी यही कहना है कि वो निर्दोष हैं। क्या लिखा है यहाँ? कुछ लिखा है हमारे? हाँ, हमारे कुछ लिखा है यहाँ पे? क्या इन लोगों ने समझ के रखा है पब्लिक को, लोगों को? आई स्टिल डोंट फ्रिकिंग गेट इट मैन। तो उसी तरह ये महान श्री यशवंत वर्मा जी भी कह रहे हैं कि इन्होंने लिया ही नहीं है भाई साहब। आपके घर में कैश मिला है जला हुआ, खोजने से नहीं मिला है, गलती से मिला है। आग लगी थी, जले हुए नोट मिले हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे इस पे और डिस्कशन करते हैं। तो जो मेन आउटक्राई है इसको लेके वो ये है कि ये जो बात है वो ये है कि अंदर ही अंदर यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम दरअसल ये करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, इन हाउस इन्वेस्टिगेशन होगी।
तो वही हुआ कि कहीं न कहीं नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है। मतलब आप अभियुक्त भी हैं और आप ही के लोग अब सज़ा भी सुनाएँगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल समझ से परे है कि आप ही गलती भी करें और आप ही सज़ा भी सुनाएँ। परंतु ठीक है, आप महामहिम हैं, महानुभाव हैं, आपको माय लॉर्ड, योर ऑनर ये सब सुनने की आदत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मैं डायरेक्ट जुडिशरी को गलत नहीं समझा बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि गलती लोगों से होती है और लोग हर तरह के हर फील्ड में, हर सेक्टर में, जुडिशरी में भी हैं और करप्ट लोग हैं और ये साफ साफ है। फिर भी उन्हें साफ करने के बजाय उनकी तबादला नहीं, उन्हें सस्पेंड और उन्हें बर्खास्त करने के बजाय इधर से उधर इन हाउस पॉलिटिक्स किया जा रहा है। क्यों? इससे साफ साफ जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि अंदर खाने सब मिले पड़े हैं, सब के सब वही हैं, क्योंकि आप बचा रहे हो। एक चोर को बचाने का कोशिश करने वाला भी चोर के तौर पे ही देखा जाता है। इट्स सिंपल। आप बचा रहे हो तो आप भी सेम ही हो, दैट्स इट। तो इस बारे में भी तो फिर एक ये कोलिजियम सिस्टम जो जुडिशरी में चलता है, जिससे जजेस के ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ऑल दैट चीज़ें बनाई जाती हैं, होती हैं, तो वो भी चर्चा का विषय हो गया। तो वो अगर चर्चा का विषय हुआ तो 2014 में जो 99th अमेंडमेंट एक्ट लाई गई थी, जिसमें नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन हुआ था, NJAC, तो वो भी जिसे रिपील कर दिया गया बाद में जुडिशरी के द्वारा ही। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब 2014 में ये आया था NJAC, 2016 में शायद इसे रिपील किया गया। तो जब ये NJAC आया था तो इसे पास करने के लिए लोकसभा में ऑलमोस्ट यूनैनिमिटी हो गई थी भाई साहब, ऑलमोस्ट यूनैनिमिटी। मतलब क्या पक्ष क्या विपक्ष सब ने एक साथ दिया था। इसमें जो एक असली विपक्ष का किरदार निभाने वाला था वो बंदा था राम जेठमलानी। वो एक बड़ा वकील है और ज़्यादातर करप्ट लोग और पावरफुल लोग जो पैसा दे के अपने आप को बचा सकते हैं और जुडिशियल सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन जैसे लोगों के लिए ही काम करता है ये बंदा। तो या यू नो हाउ इट इज़। तो इसने विरोध किया था और फिर हटा भी दिया गया माननीय, आदरणीय, सम्माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा। गुड। चलिए, खैर वहाँ पे पूरी तरह से गलती नहीं थी जुडिशरी की, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ ऐसे क्लॉज थे जो मतलब लूप होल से भी ज़्यादा बड़े लूप होल के तौर पे काम करते थे। क्योंकि लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है सेंटर में, कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है, उसका जो लॉ मिनिस्टर होगा वो, और या फिर होंगी, तो वो और एक ऐसे लोग जो जिन्हें ये समझा जाए वो एक उस कमीशन में होंगे, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन में होंगे। तो वो लोग जो ये लॉ मिनिस्टर और वो दूसरा बंदा जो, या फिर महिला जो भी होंगी, जो ये उसमें शामिल की गए होंगे उस कमीशन में, तो उनके वीटो राइट होगा उनके पास, जो एक तरह से ओवर रूल कर सकती हैं पूरे जुडिशरी के इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कोलिजियम से रिलेटेड फैसले को। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बायस तो था, परंतु कोलिजियम से सही था, आई विल से दैट। पर ठीक है, इसमें एग्जीक्यूटिव को पावर मिल जाती। तो अब यहाँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयरिंग की बात आई है, तो यहाँ पे 3 जजेस केसेस की बात करनी जरूरी होगी। जो शुरुआत हुआ है जिसका 1981 में, और ये SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केसेस से हुआ, जिसे फर्स्ट जज केस कहते हैं। तो इस केस में ये हुआ कि डिसीज़न लिया गया कि अगर किसी तरह के तबादले, जजेस के तबादले या फिर प्रमोशन, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी, तो इसमें फ़ैसला जो है वो प्रेसिडेंट ही लेगा और उसे सलाह मशवरा करना होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो जो मशवरा होगा वो अल्टीमेटली उस पर इम्पोज नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट अपने फैसले से, यानी कि अल्टीमेटली कैबिनेट के और प्राइम मिनिस्टर के मर्जी के हिसाब से डिसीजन को या तो रख सकते हैं या फिर उसे ओवरलैप करते हुए अपना नया फैसला दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जज केस को कंक्लूड कर दिया गया और इसका ये परिणाम निकला कि पावर एग्जीक्यूटिव के पास रहेगा, जुडिशरी के पास से पावर नहीं रहा। तो फिर अब तो ये
हुआ, तो दूसरा हुआ फिर 1993 में, और वो हुआ सेकंड जज केस। तो ये जो जज केस था ये था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें ये हुआ कि, और यही वो साल था, यही वो लाइक केस था जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, लाया गया, बहाल किया गया। और इसी से एक टर्म निकला है अंकल जजेस, जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस सेकेंड जज केस के हिसाब से जो भी प्रेसिडेंट सलाह मशवरा करे, तो वो जो सलाह मशवरा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के द्वारा, सीजेआई के द्वारा, वो लागू होगा, वही माना जाएगा। अगर प्रेसिडेंट नहीं भी है उससे सहमत, तो भी जो सीजेआई का कहा हुआ है वही ऊपर होगा, उसी को मान्य माना जाएगा। तो वो सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम ऐसे डेवलप हुआ कि वहाँ पे सीजेआई को कंसल्ट कर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होगा, जो भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट के रिलेवेंट जजेस से, और एटलीस्ट एक सीनियर हाई कोर्ट के जज से, और एक ऐसे इंडिविजुअल से जो सभी की नज़र में, उन लोगों की नज़र में लॉ का अच्छा खासा प्रज्ञान पंडित टाइप्स हो, ठीक है। तो और बार एसोसिएशन के भी सीनियर मेंबर से डिस्कस किया जाएगा, और इन सारे डिस्कशन के बाद जो फैसला सीजेआई, जो सलाह सीजेआई प्रेसिडेंट को देंगे, वो प्रेसिडेंट को मानना होगा। मंजूर हो फिर भी मानो, ना मंजूर हो फिर भी मानो, यानी कि पावर फिर से जुडिशरी के हाथ में आ गई। एग्जीक्यूटिव के हाथ से जुडिशियल जितने भी ट्रांसफ़र और सब रिलेटेड पावर थी, आउट ऑफ द पिक्चर। तो अब पावर फिर से जुडिशरी होल्ड कर रहा है। ये सेकेंड जजेज केस था। और फिर हुआ 1998 में थर्ड जज केस। इस थर्ड जज केस में कुछ खास नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा गया, उसे सही करार दिया गया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का जो पहले हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट में जिसके बारे में कंसर्न हो उसके जो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हो, उससे सलाह लेना है। उसके बाद फिर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस जज का ट्रांसफ़र होना है, और उसे जैसे मान लेते हैं कि हम इलाहाबाद के जज को उठा के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं, तो उस इलाहाबाद के जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उससे बात करना होगा, और उसी इलाहाबाद के ऐसे जज से जो लाइक मतलब उसी हाई कोर्ट में सर्व कर चुके हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी मशवरा करना होगा। और उसके बाद फिर लॉ मिनिस्टर उसे रिव्यू करेंगे, और एक दो और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से होगा मशवरा। उसके बाद उसे लॉ मिनिस्टर रिव्यू करेंगे, मानना हो मानो, ना मानना हो मत मानो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर को उसे देना होगा सेम रिव्यू के बाद भी। तो इस रिव्यू का कोई मतलब नहीं बनता है, और फिर वो प्रेसिडेंट को कन्वे किया जाएगा तो बाय द प्राइम मिनिस्टर और हिज ऑफिस, एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला, जो उधर से कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वही मानना होगा। तो कुल मिला के सेकेंड जज केस को ही थर्ड जज केस में लाइक कहा गया कि हाँ भैया ये सही है, यही चलेगा। तो यही हुआ, यही 3 जजेज केस हैं जो कुल मिला के कॉलेजियम सिस्टम बनाती हैं, जो सेकेंड जज केस से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जिसका साल है 1993। समझ गए, यही था टोटल बात। तो कुल मिला के जजेस से रिलेटेड जितनी भी घोल मेल हेर फेर जो भी होती हैं, वो सब जजेस के हाथ में ही है। तो ये कहीं से भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम को नहीं फॉलो करता है, क्योंकि अभियुक्त ही फैसला भी सुना दे, ये कहाँ से हो सकता है सही। यू आर द जज, यू आर द क्रिमिनल, एंड यू आर द ज्यूरी, एंड यू आर द एग्जीक्यूशनर। तो यही है। और इसी में जो इन हाउस रूलिंग की गई, उसमें महान कोर्ट्स के द्वारा ये कहा गया कि भाई साहब अपने जज निर्दोष कॉन्स्पिरेसी के द्वारा फंसाया जा रहा है। जांच कौन किया? यही जज लोग जांच किए, और इन्हीं लोगों ने कहा निर्दोष है अपना भाई। खैर, और इस NJAC को तो हटा ही दिया गया था, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा फिशी लग रहा है, और
सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं और कोई भी बन सकता है, उसकी कोई मेरिट नहीं चेक होती है, वो क्या है, उसका क्या पास्ट है, ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, बस उसे वोट मिल गए हैं तो वो बंदा अब पॉलिटिशियन है, वो किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठ सकता है। या तो ऐसे में जब कोई भी बैठ जाए एक उच्च पद पे, तो वो कुछ भी अंड बंड आऊँ बाऊँ नियम ला सकता है। तो उस हिसाब से जब जुडिशरी अपने जुडिशियल एक्टिविज़्म इसके थ्रू या फिर जुडिशियल आउटरीच के थ्रू जब उन लॉज़ को खुद से रिव्यू करती है और उन्हें स्ट्राइक डाउन करती है, तो ये अच्छा लगता है, लोगों में भरोसा बना रहता है जुडिशरी के प्रति। तो कहीं न कहीं ये भरोसा खो रहा है, क्योंकि आप कंप्लीट अटर बायसनेस दिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपको माननीय, महानुभाव, श्रीमान ऐसे आदर सूचक करें। क्यों करें भाई? हैं? ऑर्डेन्ड है आप? हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। जेल में किसी को भी उठा के डाल दोगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड ऑल दैट जो भी आप लोग लगाते हो, वो लगाने के लिए खुद को पहले अच्छा रखना होता है। ऐसे ही किसी पे आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो। अगर आपके कौम आपके बिरादरी के एक बिरादर ने गलती किया है, घूसखोरी किया है, तो उसे सज़ा दे के एक मिसाल कायम करने की ज़रूरत थी, ना कि उसे बचा के और क्योंकि ये कोई भी दलील दे, कोई भी जज, कोई भी वकील, कोई भी इसे करने वाला, उसे अंदर से पता है कि वो गलत को डिफेंड कर रहा है। वी ऑल नो दैट, इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो एनोनिमस लोगों से एक जो भी है आपको नहीं लगना चाहिए कि वो क्या है नहीं है। एनोनिमस लोगों का एक टीम बनना चाहिए, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सड़क से उठा के किसी को भी जांच में लगा दो, पर एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ज़रूरी है। जुडिशियल आउटरीच, जुडिशरी में भरोसा लोगों का, ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा अनस्टेबल है। उसे स्टेबल और उसे एक फर्म वे में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा बड़ा सेक्रेड है, उसे सही रूप से चलाने का, अग्रसर रखने का, उस पे इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कहीं न कहीं हमारे संविधान के निर्माताओं ने जुडिशरी को दिया है, जो सही से निभाते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं कुछ केसेस में। तो यही विनती है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है कॉमन आदमी के द्वारा जुडिशरी को, बिकॉज दे आर ऑलमाइटी एंड ऑल दैट। तो विनती है, नम्र निवेदन है कि कृपया ऐसे एक तरफा डिसीजंस ना लें और खुद पे क्या बोलते हैं उसको, अंतर जो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ रियलाइजेशन पे आप आएँ कि वॉट एवर यू आर डूइंग शुड बी डन इन अ बेटर वे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मुझ पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगे, और चूँकि मेरा वीडियो कोई देखने नहीं वाला है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बाय, थैंक्स।